हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं कि आज जो हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं उसमें कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2024 से संबंधित जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिन्हें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत आज ये वीडियो हम लोगों का होगा। किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है और किस तरह से पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है उसमें ये दिया गया है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। बेटा, किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। शक्ति या सामर्थ्य को हम लोग पी से लिखते हैं। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक बच्चों हमारा या तो वाट होता है, ठीक बेटा। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बच्चों क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं टेस्ला। अगला मात्रक लिख सकते हैं हम लोग गॉस, या एक इसका अन्य मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र के बच्चों मात्रक कितने होते हैं? 4, जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें, किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है? शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है। इसलिए बच्चों क्यों एक ऐसा होता है? क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा यानी W बराबर P/T भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आप बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो बच्चों हमारा दिया गया है, इसमें दिया है निम्न में से कौन सा पद विद्युतीय शक्ति को निरूपित नहीं करता है। जो भी हमें दिया गया उसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति मतलब बच्चों P को निरूपित कौन नहीं करता है? P बराबर हमारा सूत्र होता है VI। अगर हम लोग ओम के नियम में जाएंगे तो हमारा होता है R बराबर V/I। अगर बच्चों हम लोग इसमें V का मान रखेंगे तो हमारा आएगा V बराबर IR। ये रख दें। इस सूत्र में हम लोग V बराबर IR रखेंगे तो हमारा दूसरा सूत्र आएगा I इंटू R इंटू I। तो हम लोग लिख सकते हैं P बराबर I²R। अब देखो हमारे पास जो सूत्र आया है वो P बराबर I²R दिया है, यानी I²R सही है। यहाँ दिया गया है IR², यानी हमारा ये जो विकल्प है यही गलत है। P बराबर BI हम लोगों ने निकाल लिया है, ये भी सही है। अगला हमारा दिया है P बराबर यानी B²/R। तो अगली बार हम लोग क्या करेंगे कि I के स्थान पर हम लोग V/R रख देंगे। तो हमारा सूत्र क्या था? P बराबर BI। तो हम लोग रिप्लेस क्या करना है? I के स्थान पर V/R रखेंगे तो हमारा आएगा V²/R, यानी ये भी हमारा सूत्र होता है। तो ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, और पहला वाला यानी ये हमारा सूत्र नहीं होता है। किसी भी सूत्र में P बराबर IR² नहीं होता, इसलिए हमारा ये विकल्प गलत है। तो विद्युतीय शक्ति या सामर्थ्य में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें हम लोग सही विकल्प का चयन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि आहार नाल की C के आकार की आकृति संरचना कहलाती है। यानी आहार नाल में वह कौन सा भाग होता है जिसकी संरचना C जैसी दिखती है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चित्र को देख लेते हैं। ये बच्चों हमारा क्या है? लीवर दिया गया है। ये हमारा पित्ताशय है, ये हमारा अमाशय है, ये हमारी छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है। यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा C के आकार की दिखाई पड़ रही है, और C के आकार की जो है उसे बच्चों हम लोग कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। तो हमारी किसकी आकृति C के आकार की होगी बच्चों? ग्रहणी की आकृति जो होगी वो C के आकार की होगी है। अगला बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हम लोग लिख सकते हैं CaSO4 इंटू 1/2 H2O। एक तो ये सूत्र हो गया हमारा। दूसरा सूत्र होता है 2CaSO4 इंटू H2O।
अब इसमें ये ध्यान रखने वाली एक बात है कि 2 का गुणा जो है सिर्फ इसके साथ है, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो इनमें से यदि आपका कोई भी विकल्प दिया गया है तो वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। तो यहाँ देखेंगे CaSO4 ऑफ H2O पहला दिया गया है, यहाँ 3/2 दिया गया, नहीं ये गलत है। अगला हमारा 2H2O यहाँ है तो ये भी गलत है, फिर 3H2 दिया, ये भी गलत है। तो हमारा CaSO4 इंटू 1/2 H2O जो पहला विकल्प है वो हमारा सही है। POP हम लोग इसको कह सकते हैं। POP बनाते कहाँ से बच्चों? जिप्सम से बनाते हैं, और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। तो CaSO4 इंटू 2H2O अगर हमें दिया गया है ये सूत्र, तो ये हमारा किसका सूत्र है? ये हमें दिया गया है जिप्सम का सूत्र है। यदि जिप्सम को गर्म कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। क्या सूत्र दिया गया है? MCl2 है। कोई भी तत्व है उसका सूत्र MCl2 है। इसके नाइट्रेट का सूत्र होगा, नाइट्रेट बच्चों क्या होता है? NO3 निगेटिव, इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रेट। यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि जो हमारा M है उसकी बैलेंसी कितनी हो गई? 2, यानी M हमारा जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था देता है और 2 संयोजकता देता है। ये हमारी क्या है? संयोजकता। और ये क्या है? ऑक्सीकरण संख्या। तो इतना तो क्लियर हो गया। तब जो 2 संयोजकता है, अब नाइट्रेट में आएंगे तो हम लोग M के साथ जब NO3 को लिखेंगे और निगेटिव, इसके मतलब इसके पास एक संयोजकता है, इसके पास 2 संयोजकता है, हम लोग इसकी संयोजकता 1 लिखेंगे, इसकी संयोजकता 2 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सूत्र मिलेगा MnO3 का होल ट्वाइस। अगर ऐसा कोई सूत्र दिया गया है तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। ये दिया गया है MnO2, यानी ये गलत है। ये भी दिया गया है MnO3, ये भी गलत है। ये दिया गया है MnNO3 का होल ट्वाइस, लेकिन बच्चों यहाँ गलत ये लिखा हुआ है कि यहाँ ये होना चाहिए था MnNO3 का होल ट्वाइस। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? C सही है। तो इस तरह से हम लोग सूत्र जो भी दिए गए हों उन्हें पता कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। जो क्वेश्चन दिया गया उनमें पहले हम लोग अगर ना डिसाइड कर पाएँ तो सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे देखें, जो हमें गलत लग रहे हों उनको अलग कर दें, फिर जो सही लग रहा हो लगभग उस पर आप काम करें। अगला क्वेश्चन में जो दिया गया है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ध्यान दें बच्चों, एक होता है बाएं हाथ का नियम, एक होता है दाएं हाथ का नियम। बाएं का मतलब होता है, बाएं का पहला अक्षर B है, आप बल लिखेंगे तो बाएं हाथ का नियम किसको बताएगा? बल। तो दूसरा हमें अपने आप पता चल जाएगा, किसको बताएगा? धारा को। तो ये बल को बताएगा और ये धारा का। अब आप ध्यान रखेंगे सूत्र हमारा 3 पदों में चलता है, FVI में। ठीक बच्चों, जब हम लोग बल बाएं के लिए जाएंगे तो हमें बल के लिए मिलेगा, धारा के लिए I के लिए। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसको बताएगा? धारा की दिशा को बताएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सी होगा बेटा? V, धारा की दिशा को। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तो ये बताता नहीं है। चालक पर लगने वाले बल की दिशा को कौन बताएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इनमें से कोई नहीं, है विकल्प गलत दिया गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। फिर दिया गया है निम्न में से सजातीय युग्म हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सजातीय युग्म होते कौन हैं, सजातीय श्रेणी क्या है। एक समान क्रियात्मक मूलक वाले कार्बनिक यौगिकों को बढ़ते हुए अनुभाग के क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी में जैसे हमारे पहले श्रेणी आती है एल्केन श्रेणी, और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। दूसरा होता है हमारा एल्कीन, इसको हम लोग लिखते हैं CnH2n। तीसरा हमारा आता है एल्काइन,
इसका सूत्र होता है CnH2n-2। यहाँ n का मान हम लोग 2, 3, 4 डॉट डॉट रखेंगे। यहाँ n का मान 1, 2, 3, 4 रखेंगे। यहाँ भी n का मान 2, 3, 4, 5 रखेंगे। इन सूत्रों को रखते हुए यदि हमारा कंपाउंड मिल रहा है तो वो हमारा सही होगा बच्चों। अब पहला दिया गया है C2H4। C2H4 का मतलब कार्बन का 2 गुना। तो कार्बन का 2 गुना आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ जैसे आपने 2 रखा तो 2 का 2 गुना कितना हो गया? 2 गुणे 2, तो C2H4। तो इसका ये कंपाउंड हमारा क्या है? दूसरी सीरीज का है। CH4 हमारा एल्केन का है, तो ये गलत हो गया विकल्प। दूसरा आएंगे CH3OH। OH में हमारा एल्कोहलिक समूह है, ये हमारा CHO समूह है, तो ये भी दोनों अलग अलग हो गए। अब इनमें बच्चों देखते हैं, यहाँ CHO है, यहाँ भी CHO है। इसका मतलब दोनों एक ही ग्रुप में जा रहे हैं, तो विकल्प हमारा ये सही हो गया। यहाँ पे हमारा ईथर समूह है और इसमें बच्चों हमें दिया गया है कीटोन समूह, तो ये भी विकल्प गलत है। अब इन दोनों में एल्डिहाइड समूह है, इसलिए दोनों सही हैं। पहला वाला हमारा है HCHO, जिसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड साधारण पद्धति में, और IPAC में मेथेनल कहते हैं। दूसरा हमारा है CH3CHO, इसे कहते हैं एथेनल, और दूसरा नाम इस IPAC होता है एथेनल, साधारण नाम इसका होता है एसीटैल्डिहाइड। तो इस प्रकार से सजातीय श्रेणी में ये दोनों आते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्बोनिल श्रेणी के हैं और दोनों में यौगिकों की पहचान ये है कि दोनों ही एल्डिहाइड हैं, तो ये विकल्प भी हमारा सही हो गया। अगला आता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मटर में तो होता नहीं है, शैवाल में भी नहीं होता है, प्लाज्मोडियम में भी नहीं होता है, हाइड्रा में होता है। किसमें बच्चों होता है? हाइड्रा में। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रा में हमारा जो ये छोटे छोटे मुकुल निकल रहे हैं, ये अपने इन्वायरमेंट स्टेज में आने पर मूल पौधे से यानी मूल से अलग होकर अलग नए जीव को जन्म दे देते हैं, जिसके साथ जुड़े होते हैं। जैसे ही ये छोटे पनप के बड़े हो जाते हैं, ये मूल जीव से अलग होकर नए जीव में संरचना ले लेते हैं। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा ही अलैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है पित्त रस का निर्माण होता है। तो पित्त रस का निर्माण पित्ताशय में तो होता नहीं है, अग्नाशय में अग्नाशय रहित होता है, वृषण में होने का सवाल ही नहीं उठता है। कहाँ होगा? यकृत में। तो यकृत बच्चों कहाँ दिया गया? ये हमारा जो लीवर दिया गया है, लीवर में ही जो हमारा यकृत है, इसी में पित्त रस का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, पित्ताशय से किसी भी प्रकार का कोई रस नहीं निकलता है, यकृत से हमारा पित्त रस प्राप्त होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन बच्चों किस में जुड़ा होता है? ब्लड से। अच्छा, ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम ये है श्वसन में सहायक होना। तो सर्जन में सहायक नहीं, पाचन में भी नहीं, वृद्धि में भी नहीं, श्वसन क्रिया में ये सहायक होता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों में दिया गया सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला होता है। सीधी सी बात यह है कि जिसमें सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा यानी प्रकीर्णन करेगा जो सबसे ज़्यादा, उसमें भी अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो उस हिसाब से जो डायमंड है वो हमारा विकल्प सही है। और हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, तो निर्वात में अपवर्तनांक का मान सबसे कम होगा। बच्चों कितना होगा? सबसे कम होगा। किसमें? निर्वात में। और प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होगी? निर्वात में। तो अपवर्तनांक इसमें सबसे कम होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों तो दिया गया है फार्मिक अम्ल का IPAC नाम बताएंगे। तो फार्मिक अम्ल पहले देख लो, HCOOH होता है फार्मिक अम्ल। इसमें ओइक समूह दिया गया है। तो पहले हमें क्या मिल गया? ओइक अम्ल मिल गया। एक कार्बन है तो उसको हम लोग मेथ पढ़ेंगे।
मेथ में वो एक जोड़ दो, हो गया मेथेनोइक। तो हमें जहाँ भी मेथेनोइक मिलेगा वही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। एथेनोइक अल में एथ में 2 कार्बन होते हैं तो इसका सूत्र ये हो गया CH3 COOH। यहाँ प्रोपेनोइक प्रोप में 3 कार्बन होते हैं तो हमें 3 वाला मिल जाएगा CH3 COOH, प्रोपेनोइक हो गया। एसिटिक एसिड ये साधारण नाम है और एसिटिक एसिड जो है वो इसी का नाम होता है, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम, तो ये विकल्प होगा नहीं। अगले विकल्प में हम लोग चल रहे हैं। ओम के नियम अनुसार धारा और विभव के ग्राफ होना चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं बच्चों, ओम का नियम होता है V बराबर IR, या हम लोग लिख सकते हैं R बराबर V बटे I लिख सकते हैं। तो इसका मीन्स ये है कि हमें ओम के नियम में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ये V मान लें तो ये हमारा I हो जाएगा। जितना विभव का मान आएगा उतना ही धारा का मान आएगा और हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो सीधी सरल रेखा ओम के नियम में हमें प्राप्त होती है। अगला नियम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तो फोकस दूरी संबंध क्या होता है? वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बच्चों आधी होती है बराबर r बटे 2। अगर ऐसा कहीं दिया गया है तो विकल्प हमारा सही होगा। पहले ही विकल्प r बटे 2 दिया गया, इसके मतलब हमारा पहला विकल्प ये सही हो गया, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आदि होती है। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण आँख का गोलक हो जाता है। दूरदृष्टि में बच्चों आँख का गोलक कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसलिए हम लोग उत्तल लेंस लगा करके फोकस को बढ़ाते हैं और प्रतिबिंब हम सही प्राप्त करते हैं। तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, इतने ही क्वेश्चन आज की क्लास में थे हम लोगों के। इसलिए बच्चों अगर आपको समझ आए तो आप चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों तक पहुंचाने का कष्ट करें। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद। फिर हम लोग अगली कक्षा में अगले टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।